इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगोड़े मेहुल चौकसी पर आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 13,500 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल भारत को डिपोर्ट किया जाएगा या फिर उसे एंटीगुआ के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मेहुल पर फैसला आज शाम 6 बजे के बाद आ सकता है और इस फैसले से पहले एक बड़ी खबर यह आ रही है कि उसकी बेल याचिका को खारिज कर दिया गया है। डोमिनिका में अवैध रूप से घुसपैठ के आरोपी मेहुल चौकसी की जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी है। चौकसी के वकील ने कहा है कि इस फैसले को डोमिनिका के हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मेहुल पर फैसले से पहले उसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मेहुल चौकसी व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा है। आप ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेहुल चौकसी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व सीबीआई डायरेक्टर एमएल शर्मा साहब जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। आप सबसे पहले ये बताएं सर कि बोला ये जा रहा है पूरा ये केस डिपोर्टेशन का है भारत की नजर से, लेकिन अगर वहीं मेहुल चौकसी की नजर में देखा जाए तो यह मसला उनके इल्लीगल एंटीगा से निकलकर डोमिनिका एंट्रेंस से जुड़ा हुआ है। आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चौकसी को भारत लाना चाहती है जिससे कि वो इंडिया में ट्रायल को फेस कर सके। अब किसी भी इंडियन नेशनल को या जो क्राइम में वांटेड क्रिमिनल है उसको दूसरे देश से लाने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्सट्रैडिशन और दूसरा होता है डिपोर्टेशन। तो चौकसी के खिलाफ एक्सट्रैडिशन प्रोसीडिंग्स तो एंटीगुआ कोर्ट में ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका है। अब वो आ गया है डोमिनिका आइलैंड नेशन में। तो अब डोमिनिका आइलैंड नेशन से उसको इंडिया लाने के, मैंने फिर कहा, दो ही तरीके हैं, एक एक्सट्रैडिशन और दूसरा डिपोर्टेशन। एक्सट्रैडिशन बहुत लंबी कार्रवाई होती है। मलाया का एक्सट्रैडिशन कितने साल से चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। डिपोर्टेशन बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। उसमें क्या होता है, जैसे चौकसी के खिलाफ डोमिनिका में चार्ज ये है कि वो डोमिनिका में इल्लीगली प्रवेश किया, तो वहाँ की सरकार ने उसको गिरफ्तार किया है, तो उस केस को वो विड्रॉ कर सकती है, केस को ड्रॉप कर सकती है या 1 दिन की सज़ा दे सकती है और दूसरे दिन इल्लीगल एलियन होने के नाते जो हवाई जहाज वहाँ भेजा है भारत सरकार में उसको बिठा सकती है। तो मूलतः ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर डोमिनिका सरकार पर कितना है। अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर ज़्यादा है तो वो केस को विड्रॉ कर सकती है अपने वाले को, या 1 दिन की सज़ा करा के दूसरे दिन उसमें हवाई जहाज में बिठा सकती है। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक प्रेशर कम है तो वो उसको उलझा देगी। वो कहेगी कि हम इसको पहले जो है आपको नहीं भेजते क्योंकि उसने असली या नकली सिटीजनशिप ली हुई है एंटीगुआ की, वहाँ भेज देते हैं। अगर ये एंटीगुआ चला गया तो वहाँ फिर मामला अटक जाएगा क्योंकि एक्सट्रैडिशन में बहुत टाइम लगता है। लेकिन सर, मैं एक सिलसिलेवार तरीके से आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि एक तरीका ये हो सकता है कि वो उसे एंटीगा भेज दे, लेकिन एंटीगुआ सरकार पहले ही कह चुकी है कि आप इसे भारत के सुपुर्द कर दें। क्या इससे इस केस पर भारत के नजरिए से देखें तो पॉजिटिव असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के मैटर्स में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देना कोई मतलब नहीं रखता है। अगर उसको उन्होंने सिटीजनशिप दिया हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर को सिटीजनशिप को या वहाँ की सरकार को सिटीजनशिप को कैंसिल करके और वो डॉक्यूमेंट डोमिनिका सरकार के पास भेजना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो डोमिनिका सरकार के लिए चौकसी को इंडिया डिपोर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जी, लेकिन अगर वहीं हम बात करें एंटीगुआ की, तो वहां पर तो अभी भी ये चर्चा चल रही है कि इसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाए, या अगर भारत के नजरिए से हम फिर कहें, भारत में फ्रॉड करके और फिर फ्रॉड के जरिए जो नागरिकता हासिल की गई है एंटीगा की,
उस सिलसिले में डोमिनिका क्या कर सकता है? देखिए, उसकी सिटीजनशिप एंटीगुआ की है, तो एंटीगुआ सरकार ही उसकी सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकती है। जहां तक डोमिनिका का सवाल है, वहां उसकी सिटीजनशिप नहीं है, वहां उसको हम बोलते हैं इलीगल एलियन। वो वहां अवैध तरीके से उसने प्रवेश किया है। तो डोमिनिका सरकार अगर भारत के साथ सहयोग नहीं करती है तो वो कहेगी कि हम जो है इलीगल एंट्री के लिए मुकदमा चलाएंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये कहेगा कि मैं इलीगली नहीं घुसा हूँ, मुझे किडनैप करके लाया गया, जैसा उसने आडंबर किया है। ये मैं जानता हूँ कि ये सब आडंबर ही है, तो वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर डोमिनिका सरकार भारत से सहयोग करना चाहती है तो जो उन्होंने मुकदमा उसके खिलाफ इलीगल एंट्री का दर्ज किया है, उसको वो सॉवरेन फंक्शन है, उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसको वो कैंसिल कर सकते हैं और फिर उसको इंडिया भेज सकते हैं। क्योंकि चौकसी की डोमिनिका में एंट्री जो है टोटली अवैध है, इलीगल है, इसलिए वहां से इंडिया लाना आसान है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन तो बहुत एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन डिपोर्टेशन बहुत जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है इंडिया टीवी पर। आप क्या दावा कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए? मैं तो एमएल शर्मा जी, डायरेक्टर, एक्स डायरेक्टर सीबीआई साहब की बाकी सारी चीजों में टाइम लगेगा, तो इसलिए इंडियन एजेंसीज ने शॉर्टकट अपनाया, उनको उठाया, किडनैप किया एंटीगुआ से और उठा के डोमिनिका में फेंक दिया। क्योंकि एंटीगुआ में एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग चल रही थी तो उसमें बहुत टाइम लगता। अब क्योंकि डोमिनिका में भी उनका जो हमारा जो स्टैंड है वो ना सुना जाए कि हमें किडनैप किया गया और वहां ले जाया गया, क्योंकि अभी तो आडंबर लगता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, सारे शॉर्टकट काट दिए जाएं, कोई भी लॉ की बात ना की जाए और फिर कहा जाए नहीं नहीं हम तो यहाँ लॉ के हिसाब से मुकदमा चलाएंगे। तो मैं तो बड़ा थोड़ा सा अजीब हूँ। ये तो जो मॉर्निंग में देख के हम मीनाक्षी जी को योगासन करते हैं, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज इन्होंने बताई है। अच्छा तो विजय अग्रवाल जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस शॉर्टकट की आप बात कर रहे हैं, 13,500 करोड़ का घोटाला घपला करके बड़े शॉर्टकट से यहाँ पर जांच एजेंसियों से बचने के लिए एंटीगुआ की सिटीजनशिप हासिल कर ली और फिर वहां से डोमिनिका पहुंच गए, इससे बड़ा शॉर्टकट और क्या हो सकता है? मैं बताता हूं, पहले 2017 में ये सिटीजनशिप ली गई और उस टाइम पे इंडिया की सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। तो ये शॉर्टकट नहीं है, बड़े लंबे टाइम से चल रहा था मीनाक्षी जी। अच्छा, तो जब उन्होंने घोटाला करने का इरादा बड़े लंबे टाइम से चल रहा था कि आप तो वो जो मर्जी कहें मीनाक्षी जी, तो अभी जो मेन बात है, आपने जिस बारे की बात कही कि प्रत्येक आपने सिटीजनशिप की बात कही, तो मैं सिटीजनशिप का जवाब दूंगा। जो आपने अभी दूसरा बीच में कमेंट दिया, जवाब उसका भी दिया जाएगा, मगर बारी बारी से दिया जाएगा। पहला जो जवाब है वो ये है कि इंडिया की सारी एजेंसीज ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया और जिस टाइम वो बाहर गए वो एंटीगुआ नहीं गए, वो न्यूयॉर्क में थे। न्यूयॉर्क से सारे जो बैंक्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सारी बात हो रही है, बैंक को मिनट टू मिनट की बात पता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बस ये है कि जी पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, और जो भी भारत का पैसा है वो सारा का सारा पैसा ईडी सीज कर चुकी है। जितना अमाउंट था इंडिया का उससे ज्यादा अटैच हो चुका है, मगर वो कोर्ट में बैंकों को नहीं मिल पा रहा। एक तरफ से उसे बैंक मांग रहा है, एक तरफ से उसे ईडी मांग रही है, एक तरफ से उसे इनकम टैक्स मांग रहा है, एक तरफ से उसे सीबीआई मांग रही है, एक तरफ से उसे कंपनी कोर्ट सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस मांग रहा है। तो ये जो बात है, तो एक आदमी के जो राइट्स हैं, इसका जो प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है कि अगर भारत में किसी ऑफेंस का मुकदमा चलाना है तो उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। वो इंडिया ने एप्लीकेशन लगा दी एंटीगुआ पे, उस पे एंटीगुआ कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो फिर क्या किया गया जी, चलो एक ऑपरेशन किया जाता है फिल्मी स्टाइल में और इनको डोमिनिका ले जाके डाल देते हैं। क्योंकि कितनी अच्छी बात अभी आई, क्योंकि डोमिनिका से लाना शॉर्टकट है, बिल्कुल यही बात है। तो ये शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं, कानून के हिसाब से चलना होगा। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता है। हम अगर अपने को डिफेंड करें तो हम गलत हैं,
और अगर सरकारी एजेंसीज कोई गलत चीज करे तो वो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल बात सही नहीं है। बाकी जो मर्जी अपना ले, स्टैंड ले, वो ले, हम वी विल डिफेंड अवर क्लाइंट लाइक अ। शर्मा साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? बड़े नामी वकील साहब हैं जिन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैंने इनके बारे में बहुत सुना हुआ है, मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जितनी बातें इन्होंने कही हैं वो सारी बातें चौकसी का अधिकार है कि अपने वकीलों के माध्यम से डोमिनिका कोर्ट में प्रस्तुत करे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने जो बात कही वो कानूनी दृष्टि से कही। मैंने बहुत लोगों को, 20 साल में सीबीआई में रहा, बहुत लोगों को एक्स्ट्राडाइट कराया है और बहुत लोगों को डिपोर्ट भी दूसरे देशों से कराया है। ये दोनों ही लीगल प्रोसीडिंग्स हैं। मैं अपनी बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि एक्स्ट्रेडिशन में बहुत टाइम लगता है। डिपोर्टेशन, इलीगल एलियन जो अवैध तरीके से किसी देश में जाता है उसका आसान होता है, हमने बहुत कराए हैं। ये कानूनी वो है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा है कि यहाँ जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं इनको आप वापस ले लीजिए। तो वो डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग है, वो एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग नहीं है, क्योंकि वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। तो अक्यूज का यानी कि चौकसी का हक है कि अपनी सारी बातें कोर्ट के सामने रखे। ठीक सर, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल अब ये उठता है जो मैं अग्रवाल जी के पास जा रही हूँ इस सवाल के साथ। अग्रवाल जी, अब आप ये कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, अब जब डोमिनिका की कोर्ट ही ये कह देती है, अपील खारिज कर देती है, तो फिर क्या रह जाता है? ये पहली बात तो मैं बताएं, शर्मा जी सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हमारे डायरेक्टर साहब रहे हैं सीबीआई के, मैं भी इनकी बहुत इज्जत करता हूं। तो अभी मैं सिर्फ अपना लीगल पक्ष रख रहा हूं। ये जो अभी आपने बोला ना अपील खारिज कर दी डोमिनिका ने, ऐसी कोई अपील खारिज नहीं हुई है, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है। तो आपको मीनाक्षी जी अपना थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा इस पे, ये शायद होमवर्क पूरा नहीं है। डोमिनिका में कहीं कोई अपील खारिज नहीं हुई है। एंटीगा में 2 अपील में स्टे चल रहा है, इंडिया के अंदर फ्यूजिटिव प्रोसीडिंग पर स्टे चल रहा है। डोमिनिका की सरकार ने कोर्ट में कहा भारत, अब आप ये देखिए वैध नहीं है याचिका। अब ये देखिए ये अब आप ये कहें होमवर्क की बात, तो ये क्या है? किसी ने क्या कहा, आपने तो फैसला बता दिया, अब आप आर्ग्यूमेंट पे आ गई। मीनाक्षी जी आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये समझना चाहिए कि किसी ने कोर्ट में क्या कहा और कोर्ट में फैसला दे दिया, दोनों बातों में तो फर्क है। गलती मानने से इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर उसकी गलती हो, उससे गलत बोल दिया गया तो उसे गलती मान लेनी चाहिए, ये बड़े आदमी का सबूत होता है जी। आप अपनी गलती मानिए। आपने ये कहा कोर्ट में अपील खारिज हो गई है, अब आप उसको पढ़ रही हैं तो आपको पता चल रहा है खारिज नहीं हुई, ये तो किसी ने आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट करी गई है। कोर्ट में की कभी भी आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट नहीं की जाती है, कोर्ट अपना फैसला दी जाती है। तो मैं बताता रहा हूं कि जी मैंने 2 घंटे दलीलें दी, दूसरी पार्टी ने दलीलें दी। कोर्ट अपने फैसले के थ्रू, अपने पेन के थ्रू बोलती है। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उनके बारे में तो जिक्र करना भी अच्छी बात नहीं समझी जाती हमारे लीगल प्रोफेशन में कि कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट का फैसला है, उसके बारे में बात की जा सकती है। तो मेरी इंस्ट्रक्शन ये है कि अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, ये मामला कोर्ट में लंबित है। तो जब फैसला आ जाएगा तब इस बात पे चर्चा करेंगे, आप जब बुलाएंगे हाजिर होंगे आपके सामने। शर्मा साहब, अब हम अड़चनों की बात कर लेते हैं। अड़चनें कहां पर आ रही हैं? अगर हम डिपोर्टेशन की बात करें या एक्स्ट्रेडिशन, दोनों पहलुओं से आप बताएं। देखिए, यहाँ इंडिया में बैठकर तो हम ये सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं ये कहता हूँ कि चौकसी के डिपोर्टेशन के लिए हम कितना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना डिप्लोमेटिक प्रेशर डोमिनिका पर माउंट कर सकती है, यानी कितना प्रेशर में ला सकती है, डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ, वो सब उस पर निर्भर करता है। अगर इंडिया की गुडविल डोमिनिका में बहुत अच्छी है और डिप्लोमेटिक प्रेशर है तो अगले 2-3 दिन में वो डिपोर्टेशन हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये मामला कोर्ट में अटक जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम जानते नहीं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की क्या थिंकिंग है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब हियरिंग हुई तो वहाँ का लीडर ऑफ अपोजिशन भी कोर्ट में मौजूद था और अखबारों में ये भी छप रहा है कि वहाँ ये एलिगेशन लग रहा है कि साहब वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी अक्यूज की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया है। सच्चाई का तो हमें पता है नहीं, तो इसमें कोई अड़चन नहीं है। ये सिर्फ डोमिनिका की सरकार को अपना माइंड बनाना है कि भाई इसको उलझा के रखना है या इसका सीधे तरीके से फैसला करना है।
जी जी अग्रवाल साहब, हाँ आप शर्मा जी, आप कुछ और आगे बात कह रहे थे। बस मैंने इतनी बात कही। अग्रवाल साहब और फरमाएंगे, मैं इनसे मिलना भी चाहूंगा कभी बाद में, लेकिन वो बात की बात है। मेरा सौभाग्य है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, शर्मा जी की सारी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया की डिप्लोमेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है डोमिनिका से। डोमिनिका कृतज्ञ है भारत देश की। डोमिनिका की 72,000 की पॉपुलेशन है, उसे 1 लाख वैक्सीन इंडिया के थ्रू दी गई। डोमिनिका कृतज्ञ है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको इंडिया की यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। वहां की जो सरकार है वो भारत की कृतज्ञ है, मगर फिर भी रूल ऑफ लॉ है। डिप्लोमेटिक प्रेशर होते रहे, पॉलिटिकल होते रहे, हम तो सिर्फ भगवान के सामने और कोर्ट के सामने सर झुकाते हैं। हमें तो पॉलिटिशियंस का पता नहीं कि क्या कह रहे हैं और क्या रिलेशनशिप है और क्या डिप्लोमेटिक चैनल। अब अग्रवाल साहब, हम तो चर्चा ही कर सकते हैं, दलीलें देने का काम आपका है, फैसला सुनाने का कोर्ट का काम है, तो हम तो केवल सवाल जवाब कर सकते हैं, फैसला सुनाना हमारा काम नहीं है। तो अग्रवाल साहब, आप ये बताएं कि मेहुल चौकसी की पत्नी ये कह रही हैं कि उनके खिलाफ मामले विदेश में चलाए जा सकते हैं और मेहुल चौकसी इसमें सहयोग करेंगे। अब 13,500 करोड़ का घपला भारत में हुआ, इस पर केस चले विदेश में, क्या ये उचित है? जी, ये इसके बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं और आज की डेट में तो वैसे भी सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रहा है। जो नॉर्मल कोर्ट हैं, जो भारत देश में एक्यूज्ड हैं, उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश किया जा रहा है। जो तिहाड़ जेल में आदमी है, उसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश किया जा रहा है। तो उन्होंने ये कहा, मुकदमा चलाने से पहले मेरा पक्ष नहीं सुना गया। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है दोनों पार्टी का पक्ष सुना जाना। और हमारे सामने डायरेक्टर साहब हैं, जो सीबीआई मैनुअल है उसमें क्लॉज 14.27 और 14.28 है, वो ये कहती है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है अपने फेवर में क्या क्या कहना चाहता है, फिर उसको कंक्लूड करो कि एक्यूज अपने फेवर में गलत डिफेंस ले रहा है, क्या सही डिफेंस ले रहा है, उसके बाद चार्जशीट फाइल करें। तो उनकी पत्नी का बिल्कुल सही कहना है ये है कि उनका कभी भी पक्ष उनको एग्जामिन नहीं किया गया। और ये पत्नी क्या कह रही है, हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रखी है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना चाहते हैं। और जब एंटीगुआ में रहते हुए तो इलेक्ट्रिकल शॉक्स दे दिए गए, जब आंख फोड़ दी गई, उठा के ले जाया गया, पूरा रॉब कर लिया गया। तो फैमिली ये तो अग्रवाल साहब आप कह रहे हैं, ये तो आपकी दलील है। दोनों साइड कहेंगी ना, अभी तो आपने कहा कि दोनों साइड कहेंगी, कुछ हम कहेंगे, कुछ वो कहेगी, फैसला कोर्ट करेगी। सच्चाई क्या है? शर्मा जी ने बहुत फेयरली कहा कि सच्चाई क्या है ये ना आपको पता है ना हमारे को पता है। तो आप दोनों पक्षों का, आप दोनों साइड का पक्ष सुनने के लिए अग्रवाल साहब पक्षों की बात कर रहे हैं, तो मेहुल चौकसी को बचाने के लिए, क्योंकि इस वक्त उनका पूरा परिवार हर तरह की कोशिश कर रहा है, भगोड़े मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी से इंडिया टीवी रिपोर्टर अभय पराशर ने बात की। एंटीगुआ में मौजूद चौकसी की पत्नी ने उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में भी बताया जो डोमिनिका में मेहुल चौकसी के साथ नजर आई थी। आप जरा उनकी बात भी सुन लें। मैम, ये जो खबर चल रही है, जो एंटीगुआ मीडिया के हिसाब से जो खबर चल रही है कि ये जो बरबरा नाम की जो ये महिला हैं, ये कहाँ की हैं और मिस्टर चौकसी के संपर्क में कैसे आई? वो कहाँ की है, वो एक्चुअली रियल बाबरा कौन है वो नहीं मालूम है, लेकिन जो बाबरा क्लेम कर रही थी, जो लेडी यहाँ थी, वो हंगरी की थी। ओके। एंड सॉरी, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? मैम, ये मेहुल चौकसी के संपर्क में कैसे आई? एंटीगुआ में मतलब आप लोगों से भी मिली थी क्या ये? अगस्त में वो अगस्त 2 to 7 हमारे घर के सामने बगल में वो और उसकी फ्रेंड आई थे। दोनों ने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। यहाँ पे कोविड था तभी। सो सब लोग जब भी चलने के लिए जाते थे तो शी वुड ऑल्सो स्टार्ट वॉकिंग, और वैसे बात होती थी। शी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद माई हस्बैंड, यू नो, के साथ में चलते हैं, बात करते हैं, हाय हेलो, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके। And then she came down in April and she came down now in May. एक वीक के लिए तभी अगस्त में थी that we know of, and then अप्रैल में थी एक वीक या मोर, and अभी मई में।
आप क्या समझते हैं कि उन्हें वापस इंडिया आना चाहिए, यहां पर उन्हें जो लॉ को फॉलो करना चाहिए या लॉ को फेस करना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि लॉ, ये जो अभी सब हुआ जो है, लॉ हैज नॉट बीन फॉलोड, इंटरनेशनल लॉ हैज बीन ब्रोकन, ट्रीटीज हैव बीन ब्रोकन। तो कौन सा लॉ कौन फेस करेगा? ये कैसे? ये राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस इज अ केस ऑफ किडनैपिंग and can become a hostage situation. तो पहला, I think we need to address the matter at hand. शर्मा साहब, आपने पूरी बात सुनी मेहुल चौकसी की पत्नी की। अब आप ये समझाएं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। अगर मेहुल चौकसी ये कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है कि वो भारत के नागरिक हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नीति क्या कहती है? ये किस तरीके से मेहुल चौकसी इसको अपने बचाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें देखिए, कॉमन सेंस लगाने की बात है। अगर जो वो भारत के नागरिक नहीं थे तो अभी तो कितने साल के होंगे, 50 के होंगे, 55 के होंगे, 58, मुझे पता नहीं। तो क्या वो धरती पर रह रहे थे या आकाश में रह रहे थे, अमेरिका में रह रहे थे या हिंदुस्तान में रह रहे थे? कॉमन सेंस की बात है। तो वो इंडियन नेशनल थे। अब हमने ये सुना है कि उन्होंने वहाँ की नेशनैलिटी ले ली है एंटीगुआ की। कितना सच है, कितना झूठ है, हमें इस बात का पता नहीं है। ये बाकी सारी दलीलें हैं, ये कोई लीगल इश्यूज नहीं है। लेकिन सर, अगर नेशनैलिटी उन्होंने एंटीगुआ की ले ली है, थोड़ा सा क्योंकि क्लैरिटी दे दें, हमारे दर्शक कानून के जानकार नहीं हैं, उन्हें समझने में आसानी होगी। अगर उन्होंने एंटीगुआ की नेशनैलिटी ले भी ली है, वहां की सिटीजनशिप ले ली है, और अब उस पर चर्चा हो रही है कि इसे रिवोक किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसे मामलों में किस तरीके से ये फायदा पहुंचा सकता है मेहुल चौकसी को? या अगर सिटीजनशिप रिवोक हो जाती है तो फिर क्या होगा? देखिए, बड़ी सिंपल बात है। अगर कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से सिटीजनशिप लेता है तो वहाँ की सरकार, वहाँ का सिस्टम सिटीजनशिप को कैंसिल कर देता है। जब वो सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है तो फिर वो इंडियन नेशनल माना जाएगा। इंडियन नेशनल माना जाएगा तो फिर वही मैंने पहले बताया, ये बात पसंद नहीं आएगी। उस सरकार के सामने दो ऑप्शन है, या एक्सट्रीडिशन कराएं या उनको डिपोर्ट करें। अब चूंकि उनकी एक्सट्रीडिशन प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी वहाँ चालू हैं, जैसा मैंने सुना है, तो उन्हीं एक्सट्रीडिशन प्रोसीडिंग्स को ही लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाना पड़ेगा। मैं दर्शकों के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्सट्रीडिशन प्रोसीडिंग्स में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जुडिशल, यानी कि मजिस्ट्रेट, एक्सट्रीडिशन मजिस्ट्रेट को डिटरमिन करना होता है कि एक्सट्राडिटेबल केस है या नहीं है। मान लो मजिस्ट्रेट ये कह देता है कि एक्सट्राडिटेबल केस है, तो फिर दूसरा टेस्ट ये है कि वहाँ की सरकार मजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेशन के बाद भी एक्सट्राडाइट करना चाहती है या नहीं चाहती है। तो अगर डिपोर्टेशन ऑप्शन नहीं है और अगर एक्सट्राडिशन ही ऑप्शन है, तो फिर ये सारी प्रक्रिया, इसका अनुसरण करना पड़ेगा। वो जो मशीन चल गई उसमें सबको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। जो इंडियन एजेंसीज हैं वो अपना एविडेंस पेश करेंगे कि भाई इस तरह से इसने प्राइमा फेसी ऑफेंस किया है, चीटिंग का, फौजी वगैरह वगैरह। और जो दूसरा पक्ष है वो सब अपनी बातें कहेगा, जो विजय जी कह रहे थे कि साहब ये गलत है। अग्रवाल साहब से पूछ लेती हूँ क्योंकि सिटीजनशिप को लेकर अभी भी एक कंफ्यूजन है। अग्रवाल साहब, इस वक्त मेहुल चौकसी एंटीगुआ के सिटीजन हैं या नहीं है? एंटीगुआ के सिटीजन है, और ये बात भारत सरकार ने मान ली, क्योंकि उन्होंने सिटीजन माना तभी उन्होंने वहां पर एक्स्ट्राडिशन की। बहुत बढ़िया शर्मा जी ने बताया, और शर्मा जी ये ना कहें कि मुझे कोई बात पसंद नहीं आएगी, मुझे शर्मा जी पसंद है, इनकी सारी बात पसंद है। नंबर 2, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इसमें मेन बात है कि जो उन्होंने एंटीगुआ में भी ये प्रोसीडिंग शुरू कर दी है मेहुल चौकसी जी के खिलाफ कि आपने सिटीजनशिप लेते हुए कुछ गलत बयानी की थी, उस चिट्ठी पे भी हमने जाके एंटीगुआ हाई कोर्ट में स्टे ले लिया। तो वहां पे ये बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी ने कि वो कैंसिल कर सकते हैं। एंटीगुआ की सरकार चाहे तो मेहुल चौकसी जी की सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है, और इसका उन्होंने प्रोसेस शुरू भी किया, मगर उस पर हाई कोर्ट का स्टे हो चुका है। तो अब जो है वो इसका मतलब जो इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट है उसका सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है, वो ये कहता है कि जैसे ही किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लें
तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में वो 100% सिर्फ एंटीगुआ के सिटीजनशिप हैं। तो अग्रवाल साहब इसे थोड़ा सा और समझा दें कि अगर सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है, ऐसी सूरत में क्या होगा, आप ही बता दें। मैं देखो ये जी मैं वही बात बता रहा था मीनाक्षी जी, भारत में किसी पर मुकदमा चलना है तो ये कानून नहीं है कि जो भारत का नागरिक है उसी पर मुकदमा चलेगा। किसी भी देश के नागरिक पर भारत सरकार में अगर भारत के वोटर्स में ऑफेंस हुआ है तो यहां पर मुकदमा चल सकता है। तो सिटीजनशिप का सिर्फ एक्स्ट्राडिशन से और डिपोर्टेशन से लेना देना है, उन पे भारत सरकार मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र है। तो आप ये ना समझें कि भारत का कानून ये है कि जी यहां से कोई भी चला जाए और कहीं और की सिटीजनशिप ले ले तो उस पे भारत में मुकदमा नहीं चलेगा। भारत में मुकदमा फिर भी चलेगा, मगर जो डायरेक्टर साहब ने बताया बिल्कुल ठीक बताया कि उसकी प्रक्रिया ये है कि आपको उस कंट्री में पहले एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वहां पे दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा इंडिया का केस है वो पॉलिटिकल नेचर का नहीं है और हमें उसको एक्स्ट्राडाइट करना है। तो पहले वहां की कोर्ट फैसला करेगी, फिर उसकी वहां की सरकार उस पर मोहर लगाएगी, फिर वो आदमी इंडिया आएगा। तो इसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना है नहीं। तो ये जो सारी जो डिस्कशंस हो रही है मीडिया के काफी सारे चैनल्स पे कि वो सिटीजन है, सिटीजन नहीं है, सिटीजनशिप ठीक थी, सिटीजनशिप गलत थी, तो लोग सिटीजनशिप को और एक्स्ट्राडिशन को दोनों को आपस में कंफ्यूज कर रहे हैं। शर्मा साहब, अब इन तमाम बातों को सुनकर तो कोई लेमैन यही समझेगा कि कानून के हाथ लंबे तो हैं, लेकिन वो किसी अपराधी के गिरेबान तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि इतने सारे लीगल मैटर्स हैं, इतनी सारी उलझने हैं कि बस इंतजार किया जाता रह जाता है। विजय माल्या के केस में आप देख लीजिए, मेहुल चौकसी के मामले में आप देख लीजिए। जीवन का एक अटल सत्य है और वो ये है कि जो हमारे लीगल सिस्टम बने हुए हैं, सोशल सिस्टम बने हुए हैं दुनिया भर में, हिंदुस्तान में नहीं, वो सारे रिच और पावरफुल लोगों के लिए बने हुए हैं। सर्वे गुणा कांचनम आश्रंते राजन, जो पैसे वाले हैं वो कानूनी दाव पेच हिंदुस्तान में नहीं सब जगह खेलते रहते हैं और जब दाव पेच ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तभी वो कानून के सामने सरेंडर करते हैं। तो ये जो जिसका लीगल अधिकार है वो करते रहेंगे। तो इसमें कोई, और सब दुनिया में होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, सब जगह होता है, तो ये होता रहेगा। लेकिन अंततो गत्वा कानून का लंबा हाथ गिरेबान तक पहुंच ही जाता है, मैं ऐसा मानता हूं। अग्रवाल साहब, बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी ने। उन्होंने देखो संस्कृत में कहा, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में बता देता हूं। इसे कहते हैं ऑल क्लेवर फॉक्सेस एंड अप एज फर कोट्स। तो चाहे कितना कोई दांव पीच कर ले, सच्चाई छुप नहीं सकती। मगर जो सच्चाई है वो क्या है, आप देखिए, ये 11 साल बाद मेरे साथ हिस्ट्री रिपीट हो रही है। सन 2010 में जब मैंने 2G का केस साइन किया, मैंने कहा ये केस बेकार है। 7 साल मुकदमा चला, डे टू डे सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर्ड। उसके बाद सारे लोग बरी हुए। ये कहा गया कि सीबीआई और ईडी ने झूठा गलत केस बनाया था और जो है उनके काफी लोगों के खिलाफ भी स्टिचर्स पास हुए उस केस के दौरान। आप ये देखिए, तो एक आदमी को भारतीय सिस्टम में जो सिर्फ एक आदमी को इनोसेंट प्रिज्यूम करना चाहिए, जबकि उसको पहले से ही गिल्टी करार दे दिया जाता है। आप देखिए कितनी हीट थी उस केस में, 1,80,000 करोड़ रुपए का मुकदमा था। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, इसके जो आरुषि के केस के अंदर क्या हुआ, बड़ी हीट थी, उसमें सब बरी हो गए। अभी हमने गोवा वाला तरुण तेजपाल का केस सुना। तो शुरू में कहना बड़ा आसान है, सारी बात ट्रायल के बाद चलती है। और अब आपकी स्क्रीन पे उज्जवल निकम जी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उज्जवल निकम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इवन कसाब पे भी पूरा मुकदमा चलाया जाता है, उसके बाद ही फैसला किया जाता है। मुकदमा चलाने से पहले कोई किसी पे फैसला नहीं सुना सकता। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इतने सारे स्माइलिंग फेसेस एक साथ चैनल पर होते हैं। लेकिन उज्जवल निकम साहब, आपका स्वागत करते हुए एक सवाल आपसे ये है कि सबको योगा करा देती है मैडम, सारे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अग्रवाल साहब, आप योगा करा देती है सवेरे। आप ये बताएं, आप खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बल्कि बिल्कुल पक्का कर रहा हूं, और मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया है कोरोना पीरियड में आपके प्रोग्राम से प्रभावित होकर। थैंक यू सो मच। सवेरे लौकी का जूस भी पीना शुरू कर दिया है। बहुत खूब अग्रवाल साहब। अब उज्जवल निकम साहब, हम वापस से मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि भारत की देश की जनता वो ये पूछ रही है कि मेहुल चौकसी का रिटर्न टिकट टू भारत आखिर होगा कब?
अड़चने क्या हैं निकम साहब, आपके नजरिए से आप जरा ये समझाएं। मीनाक्षी, जहां तक मैं ये एक्सट्रेडिशन लॉ समझता हूं और डिपोर्टेशन जो समझता हूं, उसके मुताबिक मैं ये जरूर कहूंगा कि आज डोमिनिका कोर्ट में एक ही सवाल का फैसला होगा, और ये सवाल ये होगा कि क्या मेहुल चोकसी की एंट्री डोमिनिका में इलीगल एंड अनऑथराइज है क्या। अगर डोमिनिका कोर्ट ये नतीजे पे पहुंचती है कि हाँ इलीगल और अनऑथराइज एंट्री है, तो उस कानून के मुताबिक वहां ऑफेंस बनता है। सवाल नंबर 2, अगर ये एंट्री इलीगल अनऑथराइज है तो उसको कहां सौंपा जाए। हमारे दोस्त विजय साहब जरूर कहेंगे कि एंटीगुआ में ही भेजना चाहिए, क्योंकि वो 2017 का एंटीगुआ का नागरिक है और सेक्शन 9 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक उसका टर्मिनेट इंडियन सिटीजन होगा। लेकिन विजय साहब की ये दलील जरूर एक होशियार वकील की दलील होगी, लेकिन जहां तक सब सेक्शन 2 है सेक्शन 9 के मुताबिक, लेकिन उस मुताबिक यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या भारत सरकार ने उसके हाउ ही एक्वायर्ड सिटीजनशिप उसकी इंक्वायरी की, और इस इंक्वायरी की ये नतीजे में पहुंच गई है कि ही हैड ऑब्टेन इलीगली अनऑथराइजली बाय सपरेशन सर्टेन फैक्ट मिसरिप्रेजेंटिंग। निकम साहब, मैं माफ कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पॉज मैं यहाँ पर देना चाह रही हूँ, होल्ड करना चाह रही हूँ। अग्रवाल साहब, आपने मुझे जहां तक ध्यान हो इस डिस्कशन के दौरान ये चीज बोली कि उस पर भी शायद स्टे लगा दिया गया है कि उनकी सिटीजनशिप फ्रॉड करके उन्होंने हासिल की या नहीं की। 100% 2019 की वहां के प्राइम मिनिस्टर की लेटर है, उस पर स्टे लगा दिया गया है। और जो ये सब सेक्शन 2 है सेक्शन 9 का, वो ये कहता है भारत सरकार को रूल बनाने का अख्तियार है अगर किसी की सिटीजनशिप डिटरमिन करनी हो तो। इस केस में सिटीजनशिप कंट्रोवर्शियल नहीं है, और अगर किसी के पास दूसरी कंट्री का पासपोर्ट है तो वो इस बात का प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। और अगर फ्रॉड करके सिटीजनशिप ली गई तो फ्रॉड इंडिया के साथ तो किया नहीं गया, ये एंटीगा के साथ किया गया, तो ये बात इंडिया ने डिटरमिन करेगी, एंटीगा डिटरमिन करेगी। और एंटीगा डिटरमिन कर रही है। उन्होंने हमें 2019 में चिट्ठी भेजी कि जी आप ये बताइए कि आपने जब सिटीजनशिप ली तो इंफॉर्मेशन सही दी थी या गलत दी थी। तो हमने ये दिखाया कि जी वहां से पहले इंडियन एजेंसी से पूरा का पूरा आपके पास वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई थी, हमने सारी चीजें आपको बताएं। तो इस बात पर क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उस चिट्ठी में, वो सेक्शन 8 सिटीजनशिप एक्ट ऑफ एंटीगुआ के हिसाब से आया था, तो हमने उस सेक्शन को भी चैलेंज कर रखा है, उस चिट्ठी को भी चैलेंज कर रखा है, और हमारे फेवर में स्टे है। तो कानून अपना काम करेगा। मगर ये शर्मा जी की बात बिल्कुल सही है कि हमेशा सत्यमेव जयते, विजय सत्य की होगी। आज मैं अपना पक्ष रखूंगा, अपोजिट पार्टी अपना पक्ष रखेगी, मगर सत्य क्या है ये तो एंड में ही पता चलेगा। अग्रवाल साहब, इसे हम कंक्लूडिंग कमेंट तक के लिए बचाते हैं ना। उज्जवल निकम साहब, अब आप यहां से अपनी बात आगे बढ़ाएं। अब ये देखिए, अगर एंटीगुआ डोमिनिका का कोर्ट इस फैसले पे आती है कि उसकी एंट्री डोमिनिका में इलीगल अनऑथराइज्ड है, नंबर सवाल 2 ये होता है कि उसको कहां भेजा जाए। यहां बहुत दो राइवल थियरीज आ रही। पहली राइवल थियरी चोकसी के तरफ से आ रही कि मुझे एंटीगुआ में भेजा जाए क्योंकि वहां भी अब मैं वैलिडली नागरिक हूं। भारत की सरकार की तरफ से यह दलील जरूर पेश की गई है कि उसे भारत को डिपोर्ट किया जाए क्योंकि आज भी वो प्राथमिकता भारत का नागरिक है। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किया गया है, जिसने 13,800 रुपए कोटि का घोटाला का पंजाब नेशनल बैंक का जो चार्जशीट जो पीएमएल कोर्ट में बॉम्बे में दर्ज हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस, आधार कार्ड, ये पारी दस्तावेज के लिए। लेकिन जहां देखिए, डोमिनिका का कोर्ट ये सवाल नहीं तय करेगी कि उसको कहां भेजना है। डोमिनिका का कोर्ट ये इतना ही सवाल करेगी कि उसकी एंट्री इलीगल है। फिर नंबर ये कौन तय करेगा कि उसको कहां भेजना है, तो ये डोमिनिका का पॉलिटिकल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ये गवर्नमेंट पे बात निर्भर होगी कि क्या उसको सजा करके फिर वापस उसके देश में भेजा जाए, क्या भारत को उसको डिपोर्ट किया जाए। और इसके लिए अब हमें यह देखना होगा कि डोमिनिका गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। डोमिनिका गवर्नमेंट ने खुलेआम डोमिनिका कोर्ट में स्टैंड लिया है, डोमिनिका का पब्लिक प्रोसिक्यूटर आमतौर पर डिक्लेयर कर दिया है कि उसे भारत में ही डिपोर्ट होगा, क्योंकि ये डोमिनिका गवर्नमेंट का स्टैंड है। तो मुझे लगता है कि अगर डोमिनिका गवर्नमेंट ये चाहती है उसको भारत में डिपोर्ट किया जाए, तो चाहे मुझे लगता है कि मेहुल चोकसी की दलील जो है कि एंटीगुआ में भेजा जाए
क्योंकि एंटीगुआ सरकार की तरफ से भी यह दलील पेश की गई है कि हम उसे एंटीगुआ में नहीं लेंगे, हमारा वो नागरिक नहीं है। तो मुझे लगता है कि वापस उनसे भारत को आना होगा और कानूनी जंग को फेस करना होगा। अग्रवाल साहब जी बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, बिल्कुल ये बिल्कुल सारी सॉरी आई एम सॉरी माय फोन गॉट ऑन कि बिल्कुल सारी बात जो बताई निगम साहब ने बिल्कुल ठीक बताई इन्होंने कि अभी तो सबसे पहले तो डोमिनिका में ये डिसाइड होगा कि मेहुल चोकसी ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है। हमारा स्टैंड ये है कि उनको जबरदस्ती लाया गया था। डोमिनिका पुलिस का स्टैंड ये है कि भाई उनको तो इलीगली कंट्री के अंदर एंटर हुए थे। तो पहले इस बात पर फैसला होगा। जब ये बात खत्म हो जाएगी तो मेरी समझ ये कहती है कि डोमिनिका का भी एक पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट है, तो वो जो डिपोर्ट करेंगे मेरी समझ ये कहती है कि वो उनकी नागरिकता के आधार पर, और दूसरा टेस्ट होता है कि वो कहां से आए थे। बेसिक यही माना जाता है कि साहब जहां से आए थे नमस्ते, आप वहीं वापस जाइए। तो वो मुझे लगता है कि डोमिनिका को मेहुल चोकसी जी को अपनी बात खत्म करने के बाद नमस्ते करके उनको वापस जहां से वो आए थे वहीं भेज देना चाहिए। तो मेरी समझ ये कहती है कि इन दोनों चीजों में, और इसमें डिप्लोमेटिक अगर प्रेशर है इंडिया का और वो वहां भेजने की कोशिश करते हैं तो उसका भी हम अपना इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से अपना राइट जरूर एक्सरसाइज करें। निकम सर इस पे आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? जी निकम जी। नहीं, अग्रवाल साहब ये मेरे बात से सहमत जरूर होंगे कि आज डोमिनिका कोर्ट की जुरिडिक्शन लिमिटेशन इतना ही है कि उसकी एंट्री, चोकसी की एंट्री इलीगल है या नहीं है। अगर इलीगल है तो क्या किया जाए, लीगल है तो कानूनन वास्ते में करें। अगर इलीगल एंट्री है तो उसके बाद उसका फैसला जो है डिप्लोमेटिक चैनल यानी डोमिनिका गवर्नमेंट को लेना होगा। निकम साहब बस एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दीजिए कि जो ये चर्चा चल रही है, क्या मैं उससे टेक अवे ये समझूं कि अभी मेहुल चोकसी का डोमिनिका में स्टे कुछ और लंबा हो सकता है, या फिर आज के फैसले के बाद ये समझ में आ जाएगा कि वो भारत आ रहा है, मेहुल चोकसी की भारत की टिकट कट गई है या कटने वाली है? दोनों तरीके से आप मुझे जवाब दीजिएगा। जहां तक मेरी समझ है, अगर डोमिनिका कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यस ही हैज कमिटेड ऑफेंस प्राइमा फेसी, उसकी एंट्री इलीगल है, तो डोमिनिका कोर्ट चाहे उस कानून के मुताबिक उसको सजा फरमा सकती है, और सजा फरमाने के बाद इट इज फॉर द डोमिनिका गवर्नमेंट कि भाई यह सजा हम कंडोन कर दे, उसको डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यह बहुत मजबूती से दावा किया है कि 13,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड इसने किया है, वेल डिजाइन फ्रॉड है, कॉन्स्पिरेसी है, और इसलिए मुझे लगता है कि भारत सरकार का ये जो दावा है इससे आमतौर पर डिप्लोमेटिक चैनल से मुझे लगता है कि डोमिनिका गवर्नमेंट विल बी इम्प्रेस्ड। तो हमें इंतजार करना होगा आज शाम 6 बजे तक का, जब भारतीय समय अनुसार 6 बजे डोमिनिका के कोर्ट में इस पर सुनवाई, जो फैसला सुनाया जाएगा, हमें उसका इंतजार करना होगा कि मेहुल चोकसी भारत आएगा या नहीं आएगा, भारत का पक्ष मजबूत रहा या नहीं रहा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब आपका भी, निकम साहब आपका भी और शर्मा साहब आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा और कानपुर में पुलिस कस्टडी से हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।